दराज में रखी। ये भला हो माननीय मनोहर लाल जी का, जो उस फाइल को बाहर निकाल के और एससी समाज को पदोन्नति में आरक्षण दिया। और इतना ही नहीं, 1966 में हरियाणा बना, 1966 से और अब तक हरियाणा के अंदर क्लास 1 क्लास 2 में पदोन्नति में रिजर्वेशन नहीं था। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदोन्नति में आरक्षण दिया। और कह रहे थे साथी कि अभी नहीं हो रही, शुरुआत हो गई, स्पीड पकड़ रहे हैं और भी स्पीड पे होंगे, होने लग गए हैं। आप रिकॉर्ड निकलवा लो, क्योंकि माननीय स्पीकर महोदय, अगर चौपाल की एक साथ 100 करोड़ रुपए कभी ऐसी चौपाल के रिपेयर के लिए दिए नहीं जाते। माननीय स्पीकर महोदय, मैं अभी अगर आपसे बात करूं तो जो हमारी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट का मिशन हो और चाहे अर्बन डेवलपमेंट का मिशन हो, दोनों को अपने प्रोडक्ट को ताकि वो मार्केट में बेच सके, साझा बाजार की शुरुआत की है। पहली बार इस बजट के अंदर हुआ है। माननीय स्पीकर महोदय, 5 एकड़ जमीन संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के नाम एक भव्य स्मारक बनाने के लिए इस बजट में दी गई है। माननीय स्पीकर महोदय, 13.5% एससी समाज के लिए जो सोशल डेवलपमेंट का है, उसके बजट के अंदर बढ़ोतरी की गई है। माननीय स्पीकर महोदय, अभी बात कर रहे थे जब प्रश्न आवर था कि HKRN जो विदेश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट शुरू की है, इससे हमारे एससी समाज को भी बड़ा फायदा है, क्योंकि कबूतरबाजी होती थी और लाखों रुपए हम बाहर जाने के लिए दे नहीं पाते थे। उसका फायदा बड़ा मिल रहा है। स्किल डेवलपमेंट के कोर्स के बाद और उनका रजिस्ट्रेशन कराकर, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे दुबई हो, एक गरीब समाज का व्यक्ति सरकार की गारंटी पर एम्बेसी से तय करके और बाहर नौकरी जाने में कबूतरबाजों पर लगाम देगी। माननीय स्पीकर महोदय, आप अभी घंटी बजा देंगे, क्योंकि आप ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, उधर 8 मिनट और इधर 4 मिनट। तो मेरा आपसे 8 मिनट है मेरे जी, 8 मिनट है ना जी। माननीय स्पीकर महोदय, माननीय स्पीकर महोदय, आपने एक जो मेरा समय हो गया, वैसे नहीं, समय तो हो गया माननीय स्पीकर महोदय, नहीं, लेकिन एक जो छोटी सी कहावत, चलिए आपका 5 मिनट करते हैं, उधर 8 मिनट है। पीएम स्वामित्व जो है, नंबर ज्यादा जो पीएम, है ना माननीय स्पीकर महोदय, पीएम स्वामित्व योजना जो है, उसका फायदा ये है कि जो गांव शहर में शामिल हुए हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में, उनकी रजिस्ट्री गांव के आधार पर पीएम स्वामित्व योजना हो जाए। जो गरीब गांव में रह रहे थे, पंचायत की जगह में, उनको नाममात्र चार्ज देकर वो मालिक बन सकेंगे। ये इस बजट के अंदर एक गरीबों को ऊपर पूरा फोकस किया गया है। और मैं माननीय स्पीकर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि राजपूत समाज की जो 1980 में एक्वायर हुई थी, 100 साल पुरानी जो सामाजिक संस्था थी, उसका 10-10 रुपए उगाकर 400 गांव के लोगों ने वो तैयार की थी, उसको पैरवी करके छुड़ाने का जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, धन्यवाद, उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती नैना चौटाला जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार का 5वां बजट पेश करके कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्त संबंधी धारणाओं व नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हरियाणा प्रदेश का वर्ष 2024 और 25 का बजट बहुत संतुलित और लोकहित में है। प्रत्येक क्षेत्र एवं हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। प्रदेश की जनता के लिए बजट हितकारी एवं लाभकारी होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास और निश्चय है। इस पर मैं 2 लाइनें बोलूंगी। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय सब कुछ बदलता है।
लेकिन एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल सकता है। अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को बना था। पहला वार्षिक बजट मार्च 1967 में श्रीमती ओम प्रभा जैन ने प्रस्तुत किया था, जो उस समय कैथल से विधायक थी। अध्यक्ष जी, आज भी अगर हम बजट पर महिलाओं को देखें तो अनेक योजनाएं जो है वो सरकार ने महिलाओं से संबंधित शुरू की है, चाहे वो 500 महिलाओं को ड्रोन से प्रशिक्षण देना, चाहे स्वयं सहायता ग्रुप 500 महिलाओं को उनके लिए दुकानें खोलना, चाहे 151 महिलाओं को वीटा से संबंधित बूथ देने का काम करना, चाहे महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण करके महिलाओं को जागरूक करना, क्योंकि पहले प्रदेश में अनेक महिलाएं जो थी वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। महिलाओं को गांव में इस चीज का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। आज सरकार ने हर दहलीज पर जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी से जानकारी से जागरूक किए। आज महिलाएं वो जो है गांव में इन स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक होगी। अगर हम पढ़ी लिखी महिलाओं की बात करें, पढ़ी लिखी पंचायतों की बात करें, तो मैं सबसे पहले जब मैं देखती हूँ कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाकर जो महिलाओं को मान सम्मान दिया है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत गौरव का विषय है। इसी बात में मैं पढ़ी लिखी पंचायतों की बात करूं तो 50% की भागीदारी पंचायतों में देना, महिलाओं को पुरुषों के बराबर बैठाना पंचायतों में, ये एक सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। अगर मैं 33% डिपो होल्डर्स की बात करूं, चाहे उनमें दिव्यांग महिलाएं आए, चाहे उनमें विधवा महिलाएं आए, चाहे उनमें जो बेसहारा महिलाएं, उन सबको 33% की भागीदारी डिपो होल्डर्स में देके सरकार ने एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम किया। और बहुत सारी चीजें हैं, लखपति दीदी बनाना, और 14 फसलों पर अगर मैं किसानों की बात करूं तो 14 फसलों पर MSP पर खरीद कर रहे हैं, भुगतान सीधे किसानों के खातों में जा रहे हैं। पिछले 4 साल में लगभग 1 लाख करोड़ भुगतान जो है वो किसानों के खातों में सीधा उनके खातों में पैसा गया है। वर्ष 2023 में लगभग 30 करोड़ का भुगतान जो है वो किया गया है सरकार द्वारा। और पेंशन की मैं बात करूं तो जो पेंशन चोई देवीलाल जी ने 100 रुपए शुरू करी थी, आज हमारी सरकार ने उसको 3000 करने का काम किया है। और एक अच्छा समय भी आएगा जब हम इसको 5100 रुपए भी करने का काम करेंगे। और आ जाएगा, आप भी देखोगे, हम लोग भी यही है, कोई लंबा चौड़ा डिस्टेंस नहीं, अगले 5 साल में आप देख लेना, क्योंकि ये बात आपने बोली इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ। युद्ध शहीद परिवारों को अनुग्रह कर 1 करोड़ दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जो है वो 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए हमारी सरकार ने करने का काम किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक 30% वाहन जो है वो इलेक्ट्रिक होंगे। ड्रोन प्रणाली को बढ़ावा देकर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने का काम सरकार ने किया है। पिछले 4 वर्षों में हमने 20,000 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की है। इसमें 9,000 किलोमीटर का और टारगेट जो है वो सरकार ने रखा है। 300 किलोमीटर नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। 52 ROB पर काम चल रहा है, 28 और जो है वो सरकार ने मंजूर किए हैं। अध्यक्ष जी, मैं नारी शक्ति पे कुछ कहना चाहूंगी कि जिंदगी को कम मत समझना, जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबोने वाला समुंदर, पूरी दुनिया को डुबोने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। तो सरकार ने जो महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं, इतना जो सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, उस चीज के लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि हर क्षेत्र में, चाहे वो आकाश से लेकर धरती तक, हर क्षेत्र में महिलाओं को है। खेलों में बढ़ावा देना, आज मैं अगर खेलों की बात करूं तो अनेक गांव में खेल नर्सरियां जो है वो सरकार ने स्थापित की है। आज हमारे युवा जो है, चाहे वो हर रविवार को मैराथन करवाना सरकार के द्वारा, उससे हर वर्ग का युवा है, उसमें मैं कहती हूँ 80 से 90 साल के लोग भी जो है, जो रविवार को सरकार मैराथन की दौड़ करवा रही है, उसमें हर वर्ग जो है वो खेलों की तरफ जो है वो सरकार का रुझान बढ़ रहा है। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की मैं बात करूं महिलाओं से रिलेटेड,
तो जो स्वयं सहायता ग्रुप है उनमें हमारे प्रदेश की महिलाएं, जब हम उनके बीच में जाते हैं, जब हम सूरजकुंड मेला देख के आते हैं, तो मैं कहती हूँ हमारे जो हरियाणा की एक पहचान थी घाघरा और ओढ़ना, उसके भी स्टॉल्स जो है वो आज सूरजकुंड मेले में हमारी खुद की महिलाएं जो है वो स्वयं सहायता ग्रुप की तरफ से लगाने लगी। ये एक हरियाणा प्रदेश को बहुत बड़ी पहचान दिलाने का काम जो है वो प्रदेश में सरकार ने किया और आगे महिलाओं ने भी है उस पहचान में बढ़ चढ़ कर जो है का काम किया। और बहुत सारी चीजें जो है वो सरकार ने, अगर मैं उद्योग और मजबूत ढांचे की बात करूं सरकार की, तो अध्यक्ष जी हिसार में जो हवाई अड्डा बन रहा है वो हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी पहचान है। हर वर्ग जो है वो उस हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम बठिंडा की बात करते थे पहले पंजाब की, आज हम हमारे हरियाणा प्रदेश में हिसार की बात करें। उसी हिसार में प्रशिक्षण केंद्र भी हवाई जहाज से रिलेटेड जो है वो खोला जा रहा है। तो अध्यक्ष जी ये सारी जो बातें हैं, खरखोदा में मारुति प्लांट का लगाना, उसमें अनेक युवाओं को जो है वो रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और इससे प्रदेश का जो है वो मजबूती का और हमारे जो ढांचा है उससे प्रदेश में विकास की जो बातें चल रही हैं, ये सारी जो है वो सरकार की एक बजट में बहुत सारी चीजें जो दी गई हैं उनका रोड मैप है। क्योंकि जो बजट होता है वो सरकार का रोड मैप, उससे हमारी सरकार की 24 और 25 की क्या योजनाएं हैं, क्या हम लोगों को देने जा रहे हैं, ये सारी बातें जो है वो बजट में दिखाई गई है। और अंत में मैं कहूंगी, अभिमान कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, अभिमान कहते हैं कि किसी की जरूरत नहीं है, पर मैं बजट के अनुभव को देखकर कहती हूं कि मुश्किल समय में धूल का कण भी जो है वो सहारा बन जाता है। तो ये जो योजनाएं हैं हमारी, ये सारी हर जाति वर्ग के लिए ये बहुत बड़ा सहारा बनेंगी। जितने भी सरकार की हैं, तो उन सब पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है। यह सदन उनकी शहादत को नमन करता है। हाउस में सिर्फ 2 ही मंत्री बैठे हैं, हाउस चल रहा है, कम से कम कोरम तो पूरा करवा लें सरकार का। बिल्कुल ठीक बात। कोरम मंत्री है नहीं कोई? अरे है ना, है। हाँ, तो 2 मंत्री कोरम के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक 2 मंत्री। अनूप धानक जी बैठे हैं, अनूप धानक जी आपके पास ही बैठे हैं। श्री किशन मिड्डा जी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 2024-25 के बजट पर चर्चा के दौरान बोलने का अवसर प्रदान किया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने वित्त मंत्री के रूप में 1,89,87,661 करोड़ रुपए का बजट बिना किसी कर के पेश किया। 2023-24 के 1,70,49,084 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों में 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। बजट पेश करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा और यह बजट प्रदेश के हर मेहनतकश किसान, कमेरा, महिला, युवा और व्यापारियों का हित का बजट है। वहीं पर अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों में पेश किए गए बजट का अवलोकन करें और श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए बजटों का अवलोकन करने पर पता चलता है कि प्रति वर्ष ऐतिहासिक बढ़ोतरी के साथ हरियाणा की जनता के हित का बजट पेश किया गया है। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में लगातार 5 वर्षों में राजकोषीय विवेकशीलता अपनाई है, क्योंकि यही सतत आर्थिक विकास का मार्ग है। वहीं अध्यक्ष महोदय, भौगोलिक और जनसंख्या अनुपात में अगर देखा जाए तो हरियाणा देश का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विजन पर विकसित भारत में हरियाणा अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, जिसका प्रमाण है कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पादन में हरियाणा की जीएसडीपी के वित्त वर्ष 2023-24 में
3.7%, जो जनसंख्या अनुपात से कहीं अधिक है। वहीं राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में 2023 के कारोबार में 89,907 करोड़ रुपए, जो वित्त वर्ष में 2023-24 की तुलना में 11.94% की वृद्धि है। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2014 के अंत्योदय का जो संकल्प लिया, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस संकल्प को सिद्धि में बदलने का काम किया। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर गरीब महिला, युवा और किसान की जातियां मानकर उनको कल्याण के लिए कार्य किए, जिनकी जनता खुले मन से स्वागत कर रही है। लेकिन ये मैं विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और कभी किसान को लेकर, कभी युवाओं को लेकर जनता में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं। कितना ही बहकाओ तुम, कितना ही उछालो बातों को, कितना ही बहकाओ तुम, कितना ही उछालो बातों को, अब हम रुकने वाले नहीं, तुम बस सपने देखो रातों को। स्पीकर सर, अगर शगुन योजना की बात करें तो वंचितों को, टपरी वासियों को, अनुसूचित जातियों को, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्याप्त करने वालों को, उनकी बेटियों की शादी में 51,000 से बढ़ाकर 71,000 रुपए की राशि करने का काम किया। श्रमिकों की बेटी को शादी में 21,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का काम किया। वहीं पर स्वामित्व योजना में 20 साल से ऊपर रहने वाले दुकानदार भाइयों को उन्हीं की उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने का काम किया। चिरायु योजना की बात करें और आयुष्मान योजना की बात करें तो साहब, आप देख सकते हैं किसी भी परिवार का अगर मुखिया खुदा ना खास्ता किन्हीं हालातों में बीमार हो जाए और भगवान के चरणों में चला जाए, तो वहां उसके परिवार के सदस्य सोचते कि किस प्रकार से हम अपना जीवन व्यापन करेंगे। इस बात की सोच को लेते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने चिरायु योजना बनाने का काम किया, ताकि पैसे की कमी की वजह से कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर ना जा पाए। हमने कोरोना काल भी देखा किस प्रकार से आपने मुट्ठी में से रेत की तरह निकले। इन्हीं सभी बातों को ध्यान रखते हुए माननीय मनोहर लाल जी ने ये योजना बनाने का काम किया। वहीं पेंशन को 3,000 रुपए करने का काम किया, चाहे वो विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या बुढ़ापा पेंशन हो। और वहीं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अंत्योदय स्कीम के तहत 2024-25 में गरीब व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की गारंटी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण आवास योजना शुरू करना तथा प्रदेश में 25,000 रुपए गरीब व्यक्तियों की छत मुहैया कराने के लिए काम किया। वही और बहुत ही और सितंबर 2024 तक करने वाले प्लाटों को कब्जा दिलवाना तथा न ऐसा होने पर प्लाट की खरीद के लिए 1 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों को पसंद के प्लाट खरीदने के लिए जारी करने का गरीब व्यक्तियों को उत्थान करने के लिए एक अनूठा प्रयास किया। वहीं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा गरीब लोगों को सुख सुविधाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, हमें तो आखिरी घर तक दिया जलाना है, और पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। वहीं अध्यक्ष महोदय 2014 में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तौर पर शपथ लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना निकालने का काम किया। सर अभी तो समय नहीं हुआ, 5 मिनट हो गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि होगा कुछ डिमांड्स हैं। हासिब राज नहर को वो आप लिख के दे दो। सर 1 मिनट, कल 8 मिनट दिए थे सर। नहीं, अभी 5 मिनट का सबका है। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सैनिक बोर्ड भवन में कैंटीन बिल्डिंग का निर्माण और जींद शहर के पुराने बस स्टैंड को बैंक स्क्वायर बनाने का काम करें। अमरेडी गांव के लिए राजकीय उच्च विद्यालय का दर्जा देने का काम करें, और जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी को 50 एकड़ भूमि और दें, ताकि और उसका निर्माण हो सके। मोहम्मद इलियास मेडिकल कॉलेज में सर 1 मिनट, और यही बात मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार और मनोहर सरकार तीसरी बार। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आपने मुझे बजट पे बोलने की इजाजत दी, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब भी किसी प्रदेश की सरकार बजट पेश करती है तो उस प्रदेश की जनता को ये विश्वास होता है या उम्मीद रखती है कि आज हमारा प्रदेश का जो है वो सरकार बजट पेश कर रही है, तो हर वर्ग ये उम्मीद रखता है शायद इस बजट में हमारे लिए कोई न कोई राहत जो है वो सरकार लेकर आएगी, राहत देगी या भलाई की बात लेकर आएगी।
लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा ये हरियाणा प्रदेश का बजट जो पेश किया, तो उसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है, ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने प्रदेश की जनता का ख्याल ही नहीं रखा और किसी भी व्यक्ति कोई भलाई की बात इसमें नजर नहीं आई। वो से हमारे सत्ता के जो साथी हैं बड़ी थपथपा कर जो है वो मेजों को पीट रहे हैं कि साहब ये बड़ा विकासशील बजट लेकर सरकार आई है। मुझे तो नहीं नजर आता इसमें विकास कहाँ नजर आ रहा है। इससे पहले चार बजट पहले पेश कर चुकी सरकार, अब तक प्रदेश के विकास कोई बता दे कि भाई यहाँ हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर मेवात की बात इस वक्त कहूँ तो सबसे पहले मैं शिक्षा की बात लेकर चलता हूँ, स्कूलों की। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी मेवात का स्कूल, चाहे वो प्राइमरी स्टैंडर्ड का है, चाहे वो मिडिल स्टैंडर्ड का है और चाहे वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का है, किसी भी स्कूल के अंदर कोई स्टाफ की पूर्ति नहीं है, एक भी स्कूल में नहीं है। क्या इसी को विकास कहते हैं? बच्चों के लिए स्कूलों में बैठने के लिए फर्श नहीं है, टेबल नहीं है, तो क्या इसी को सरकार विकास मानती है? इसके साथ साथ जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, मेडिकल की बात है, मेवात की किसी भी हॉस्पिटल को आप जाके देख लें, ना वहां डॉक्टर साफ पूरा है और ना वहां दवाई मिलती है। जब भी मरीज जो है वहां हॉस्पिटल में जाता है तो उसको पर्ची दे दी जाती है और मरीज जो है वो प्राइवेट दुकानों से दवा खरीद के लाते हैं। अब बेचारे गरीब आदमी जो है वो जो दवा खरीद के लाते, वो जो जाते थे इसलिए हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, हमें सुविधा मिलेगी, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वहां जाकर पर्ची थोप दी जाती है उनको। तो क्या इसी को सरकार विकास मानती है? इसलिए मेरा अनुरोध आपसे मांग भी है, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटलों में जो स्टाफ को पूरा किया जाए और ये दवाइयों की व्यवस्था की जाए। ये जो बजट जो पेश किया है सरकार ने, ये हरियाणा सरकार की जनता के सुविधा के लिए दिया है। इसी को तरक्की याफ्ता प्रदेश कहा जाएगा क्या? इसलिए मैं आपके जा रही मैं मांग करता हूं कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल में हैं, जितने भी हमारे स्कूलों में जो है वो स्टाफ की कमी है, तो इनको जो है वो पूरा किया जाए। और जहां तक नहरी पानी का ताल्लुक है, पीछे मेरे साथी भाई आफ्ताब जी ने भी कहा था कल अपने वो बोलते वक्त कि बड़ा इतना गंदा पानी हमारे यहाँ जाता है। ओखला डैम की ओखला हेड से लेकर ये फरीदाबाद पानी जाता है मेवात के लिए, और पहली बात तो ये जाता ही नहीं, मिलता ही नहीं हमें, और थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो वो फैक्ट्रियों का जितना गंदा जो है वो केमिकल जो है वो मिलके जाता है। तो हमारे यहाँ कैंसर का इतना बुरा हाल है। तो मेरा आपसे आपके जरिए से ये सवाल है, मैं करता हूँ कि वहाँ फरीदाबाद जो एरिया है जहाँ से पानी गुजरता है, वह फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाए, ताकि जो है हमारा जो ये प्रकोप चल रहा है कैंसर का, इससे जो है वो मेवात की जो है वो छुटकारा पा सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ। जहाँ तक बाकी चीजों का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौथा साल पूरे होने जा रहा है पिनंगवा जी, पूरा होने जा रहा है, और मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना भी चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ, हमने पिनंगवा बाईपास की, पिनंगवा पुराना बाईपास की जो है हर सेशन में मांग उठाई है, लेकिन बड़े दुख की बात है सरकार ने उस पर आज तक कोई विचार नहीं किया। इसी तरीके से नूह से फिरोजपुर झिरका के लिए हम चारों विधायकों ने 4 लाइन के लिए हमेशा हम मांग उठाते रहे, लेकिन उस पर भी सरकार की काल तक जून ही तक रहेंगी। और बड़कली से वाया पुराने से होटल, सरकार की इतनी दयनीय स्थिति है कि उस पर चलना भारी हो रहा है। इसके साथ साथ मैं उसकी 4 लाइन की भी आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि उसको 4 लाइन बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इससे पहले
बिछोड़ नहीं और बढ़ा के पंप हाउसों के लिए मैंने मांग उठाई थी। चलो ये बात तो बात हुई पे वो मांग तो मंजूर हो गई, लेकिन अफसोस की बात यह कि उजिना ड्रेन से वो पंप आउट होकर पंपों से बाहर पानी खेतों में जाना था, लेकिन अफसोस की बात है आज तक सरकार ने उन पर पंप नहीं लगाए। लिहाजा मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि उन पंप हाउसों को जल्दी से जल्दी लगाया जाए ताकि वहां के पानी लोगों को सहूलियत हो सके। इसी तरीके से गुड़गांव कैनाल पे RD 216 पे हमने ब्रिज के लिए, पुल के लिए काफी दिन से 4-5 साल से हम कह रहे हैं। लिहाजा मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि उसको जो है जल्दी से जल्दी उस पुल को बनाया जाए। और उपाध्यक्ष महोदय, गुड़गांव के जब भी कोई बजट आता है तो कई एक दफा तो पिनगुआ बाईपास के लिए बजट रिजर्व कर दिया था, गुड़गांव कैनाल के लिए भी इन्होंने बजट सरकार ने रिजर्व किया था, और लेकिन बजट रिजर्व करने के बावजूद आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा मैं तो ये कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, क्या मेवात का हिस्सा जो है वो कोई हरियाणा का हिस्सा नहीं है? 4-5 साल में कोई भी प्रोजेक्ट इस सरकार ने हमारा मेवात का इन्होंने कंप्लीट करके नहीं दिया, ना ही कोई परियोजना बनाई। लिहाजा ये तो अब इनको आगे चल के पता लग जाएगा सरकार को, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दिए, और दोजख भी है जन्नत भी है, ना जाने तो मर के दिए। तो पता लग जाएगा इलेक्शन में जैसी करनी है वैसे अपने आप ही भर लेंगे। इसलिए मैं आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण नापा जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, लगभग 1,89,876 करोड़ रुपए, जो कि पिछले बजट से 11.37% अधिक है। बहुत ही एक अच्छा बजट पेश किया, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, चाहे मैं किसी भी वर्ग में सबसे पहले किसान की सबसे ज्यादा MSP 14 फसलों पे जो मिल रही है वो अपनी हरियाणा में मिल रही है। चाहे वो पराली जलाने की बात हो, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी जीरी का क्षेत्र है, जीरी की फसल ज्यादा होती है, तो उसमें भी बहुत बजट का प्रावधान इसमें किया है। और चाहे वो पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग के, जो कि पीछे हमारे अंत्योदय मेले लगे और उसमें गरीब अंत्योदय परिवारों को 1,80,000 रुपए की जो स्कीम थी और उसमें 90,000 की सब्सिडी थी, वो भी बहुत अच्छा सरकार ने उसमें भी बजट बढ़ाया है। और मैं ये सरकार से एक अपील करूंगा कि इसको और इसमें टारगेट बढ़ाया जाए ताकि गरीब लोगों को फायदा मिले। दो अहम जो इस बजट में आए हैं, शिक्षा और हेल्थ। शिक्षा, जो कि पिछला जो बजट था शिक्षा का 21,187 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन अब 15.49% बढ़ा के उसको 18,344 करोड़ रुपए किया है। तो मैं माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने बजट में वृद्धि की है। इसमें एक योजना पीछे जो प्रोजेक्ट पायलट के रूप में हुई कि 16 जनवरी 2024 को एक योजना शुरू करी, मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना, जिसमें कि 7 गांवों के बच्चों को जो स्कूल में ले जाने के लिए बसों का, प्राइवेट बसों का भी प्रबंध किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उसमें जो एक ब्लॉक उन्होंने चुना था प्रत्येक जिले में, तो वो एक अच्छी योजना शुरू की है। और हेल्थ, जो कि स्वास्थ्य एक बड़ा विषय, जब अभी हमारे माननीय विपक्ष के विधायक कह रहे थे कि हेल्थ का बुरा हाल है,
लेकिन अभी हम विकसित भारत संकल्प यात्रा में गए तो जितने भी वहां कैंप लगे सभी डॉक्टर्स वहां पहुंचे, चेकअप हुए और उनको गरीब व्यक्तियों को मुफ्त दवाइयां बांटी गई। तो बहुत ही बजट जो पिछले बजट था 2023-24 का 9580 करोड़ रुपए का बजट था और इसमें भी 24% वृद्धि करके 7731 करोड़ रुपए का बजट किया गया है और जिसमें कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनना और उसमें मेरे जिले में भी रसूलपुर गांव में मेडिकल कॉलेज बनना जा रहा है। तो मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि ये एक बहुत अच्छा फैसला। और जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया और इस बजट में प्रावधान किया है कि 200 करोड़ रुपए का एक फंड, वेंचर फंड की घोषणा करी है कि अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से जो संबंधित लोग हैं या जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, अगर वो अपना कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उन्हें ये जो लोन हम बैंक गारंटी की मांग करते थे, लेकिन 5 करोड़ तक का लोन उन्हें इस वेंचर कैपिटल फंड से मिल सकेगा। ये एक बहुत अच्छा प्रावधान माननीय सीएम साहब ने किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और हाउसिंग फॉर ऑल की योजना कि प्रत्येक गरीब को छत मिले, उसके लिए माननीय सीएम साहब ने इस बजट में घोषणा की है, तो बहुत से गरीब व्यक्तियों को छत मिलेगी। और एक स्वामित्व योजना की शहर में जितने भी लोग कोई नगर पालिका के जगहों पर बैठे थे, उन्हें 20 साल से जो जिनके पास कब्जा था उन्हें भी अब मालिक बनाया जाएगा। तो मैं माननीय सीएम साहब से इसी में एक मांग करूंगा कि जो लोग गांवों में बैठे हैं और पिछले 30-40 वर्ष से ग्राम पंचायत की जमीनों पे बैठे हैं, उन्हें भी सुख सुविधा नहीं मिल रही है, उन्हें भी इस योजना में जोड़ा जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत से कार्य हैं जो माननीय सीएम साहब ने किए और एक अच्छा बजट पेश किया है, धन्यवाद। जो कि एक सहकारिता का है कि सीएम साहब ने 500 नए सीएम बनाने की घोषणा की है। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, अगर मैं बात करूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, वो बिल्कुल ही निराशाजनक रहा, क्योंकि इस बजट में ना किसानों के लिए, ना युवाओं के लिए, ना कर्मचारियों के लिए, ना महिलाओं के लिए कुछ ऐसी सौगात दी गई जिससे सभी लोग कह सकें कि ये बजट अच्छा रहा। अगर मैं बात करूं अपने किसान साथियों की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे किसान साथी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले बार सरकार द्वारा 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए, वो कानून किसानों ने अपने हक की आवाज की लड़ाई लड़ी, वो कानून वापस करवाए, लेकिन जो सरकार ने उनको एमएसपी देने की गारंटी कही थी, आज भी वो एमएसपी उनको नहीं दी गई। आज मजबूरन हमारे किसान साथी दोबारा से धरना देने के लिए मजबूर हुए और आज उन साथियों में से पहले हमारे 750 किसान साथी शहीद हुए, आज भी 2 साथी हमारे, एक नौजवान और एक बुजुर्ग, वो हमारे किसान साथी शहीद हुए। तो मैं सरकार से यही कहूंगी कि किसानों को उनकी एमएसपी देकर और जो उनकी जायज सभी मांगे हैं उनको मंजूर किया जाए, ताकि हमारे किसान साथी अपने घर परिवार में कुशल जा सके। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार का एक तानाशाही फैसला आज अभी कुछ दिन पहले किसानों के खिलाफ अभी आया। मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने 15 जनवरी 2024 को एक सर्कुलर जारी किया कि किसान के खेत में रखा हुआ ट्रांसफार्मर किसी कारण से सड़ जाए या चोरों द्वारा चोरी कर लिया जाए, उसकी जिम्मेवारी उस किसान की होगी जिसके वो खेत में लगा होगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी किसान को। सर्कुलर में यह भी कहा गया कि अगर ट्रांसफार्मर की वारंटी है तो किसानों को उसकी कीमत का 20%
और वारंटी नहीं है तो उसकी कुल कीमत 10% देनी होगी, जबकि ये पहले कांग्रेस की सरकार में यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त दी जाती थी। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि ये जो तानाशाही फैसला किसानों के खिलाफ लागू किया गया, इसको सरकार वापस ले और किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको मंजूर करे। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि मैं अपने एरिया की अगर बात करूं, जिला यमुनानगर की, हल्का सढौरा की या पूरे हरियाणा की, इसमें जो ओवरलोडिंग बड़े बड़े जो ट्रक चलते हैं जी, उन ट्रकों से बहुत ही आम जन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं अपने हल्का सढौरा की, मेरे हल्का सढौरा के अंदर अपना यमुनानगर में एक कचरा प्लांट पड़ता है वहां पे, तो उसके साथ ही मैं कल वहां से आ रही थी तो एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक बड़ा ट्रक आगे, एक बड़ा ट्रक पीछे और बीच में एक गाड़ी, जिसमें एक व्यक्ति ये नहीं पता था कि वो मर ही गया होगा, क्योंकि जो हालात उस गाड़ी की थी और उस इंसान की थी तो उससे नहीं लगता कि वो बचा होगा। तो मेरी आपसे अनुरोध करती हूँ यही कि ऐसे जो लोग हैं जिसके परिवार का एक इंसान, चाहे वो एक बच्चे का बाप हो, माँ बाप का एक बेटा हो, एक पत्नी का वो पति हो, बहन का वो भाई हो, ऐसे ना जाने कितने परिवार उजड़ चुके हैं इन ट्रकों से, तो इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सके। अध्यक्ष जी, मैं दूसरा कहना चाहूंगी कि कौशल रोजगार नियम, जो कि SC, ST और OBC के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा, इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा, और कौशल रोजगार में हमारे SC, ST, OBC लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए नौकरियों में प्रावधान किया जाए ताकि इनके बच्चों को भी नौकरियां मिल सके। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जो कच्चे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं या फिर पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और एक मैं कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि मैं ये मुद्दा हर बार सेशन में उठाती हूँ जी, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सढौरा में एक CHC के अपग्रेड करने की घोषणा करके आए थे। कहाँ 2016 की बात है और आज 2024 हो चुका है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इस घोषणा को पूरा नहीं कर पा रहे। तो मैं अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से कि हमारे हल्का सढौरा की जो CHC है उसको जल्दी से जल्दी बनवा के, ताकि वहां के हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। और एक अगर बात करूं डॉक्टर की, ना तो मेरे हल्के में, मेरे एरिया में कोई डॉक्टर है, और खास करके मैं हर बार यही कहती हूँ कि एक लेडीज डॉक्टर जो महिलाओं की जो समस्या को जान सके, वो महिलाओं की डॉक्टर इन हॉस्पिटल में होनी चाहिए। और अध्यक्ष जी, मैं अगर बात करूं ओलावृष्टि, जो बेमौसमी बरसात हुई, हमारे किसान साथी इस ओलावृष्टि से, बारिश से बहुत परेशान हुए, जिनकी फसलें, मेरे एरिया की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी फसलें, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे सब्जी की हो या सरसों की हो, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि उचित गिरदावरी करा के इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। और एक सरकार की तरफ से जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल वो खोला गया है, लेकिन वो पोर्टल आज तक भी नहीं खोला गया, जिससे हमारे किसान साथियों को इससे राहत मिल सके। आपसे अनुरोध है कि ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है इसको खोलें ताकि हमारे किसान साथियों को मुआवजा मिल सके। अगर बात करूं अपने हल्के की सड़कों की, मेरे हल्के की सड़कें, माननीय डिप्टी सीएम साहब भी बैठे, इन्होंने कहा कि हर विधायक को 25 करोड़ देंगे सड़कों के लिए। तो माननीय डिप्टी सीएम साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे हल्के की कुछ सड़कें जो है वो अभी तक ऐसी पड़ी हुई हैं, जो आपके माध्यम से पैसा दिया गया था, उस पैसे को माननीय सीएम साहब ने सीएम अनाउंसमेंट में वो सड़कें ली, लेकिन आज तक भी वो सड़कें बनाई नहीं गई, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल पे वो फाइल पड़ी हुई है, जहां तक मुझे पता चला है। लेकिन जो 25 करोड़ की अगर बात करें, वो 25 करोड़ तो मेरे हल्के की सड़कों के लिए मुझे अलग से देने चाहिए ताकि वहां की सड़कें बनवाई जा सके। और जो सीएम साहब की अनाउंसमेंट है, वो अलग से सीएम साहब के अनाउंसमेंट के थ्रू वो सड़कें बनवाई जाएं। आपसे ये अनुरोध करूंगी, और जल्दी से जल्दी अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा जी, क्योंकि उन सड़कों पे तो आप भी चलते हैं, आप भी आते हैं सढौरा में या जिला यमुनानगर में, तो ये बहुत जरूरी है जी, वो सड़कों को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए।
और एक बात करूंगी कि हमारे हल्के में थाना छप्पर का जो फ्लाईओवर है वो मंजूर किया गया, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी आप काम लगवाएं ताकि वहां पे रोजमर्रा की जिंदगी से जो लोग परेशान हैं उनको निजात मिल सके। और जो मेरे गाढ़ क्षेत्र के पुल हैं, चाहे वो मध्यपुर का हो, जैतपुर का हो, और मैं आपको पहले भी याद करवाया और अब भी याद करवाती हूँ कि एक पुल की घोषणा आपने भी की थी डिप्टी सीएम साहब, उस घोषणा को आप भी जल्दी से जल्दी पूरा कर दें ताकि वहां के लोगों को वो नदी, बड़े बड़ी नदी है वहां पे, चलने में सुविधा हो सके। तो आपसे यही अनुरोध करूंगी कि जो हल्का सढौरा के और माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, उनसे भी मैं 2 मिनट का कहना चाहूंगी जी। मैंने अपने हल्के के स्कूल के अपग्रेड करने के लिए आपको एक फाइल दी थी पिछले शासन में। 2 मिनट सर, तो उस पे भी आपने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। एक मेरे हल्के में माननीय सदस्य ने 2 बात रखी, एक जिसने इनके अपने भाषण की भूमिका तय करी एमएसपी पर, मैं माननीय सदस्य की और इस सदन की नॉलेज में डालना चाहूंगा। हरियाणा इकलौता राज्य है जो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदता है और लगभग पिछले 1 वर्ष में हमने 29,000 और कुछ करोड़ की अलग अलग यील्ड को खरीदने का काम किया है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्य जितने भी हैं ये इस मॉडल को अपनाने का काम करे, चाहे भावांतर भरपाई की तरह 18 फसलें हो, चाहे एमएसपी की तरह हो, कि हमारा किसान समृद्ध हो। दूसरी चीज, माननीय विधायक ने 25 करोड़ के सड़क की बात करी। मुझे खुशी है कि 4 वर्षों के अंदर हम 20,000 किलोमीटर से ज्यादा के रोड नेटवर्क को दुरुस्त कर पाए और इस बार के बजट के अंदर भी 9,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को दुरुस्त करने के स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं, जो आपके 25 करोड़ के रोड नेटवर्क और हर विधानसभा के दुरुस्त होंगे। इन 9,000 किलोमीटर के अंदर हम उनको टेकअप करेंगे। मगर एक खुशी बहुत है कि विपक्ष के साथी हरियाणा के अलग अलग जगह जाकर हमें कोस के आते हैं, एक दिन में 10 विधानसभाओं में प्रोग्राम कर पाते हैं। ये भी उस अच्छे रोड नेटवर्क का भरोसे की वजह से ही है। अगर सड़कें ठीक ना होती तो शायद 2 प्रोग्राम भी ना कर पाते। विनोद भैणा जी। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 23 फरवरी को इस महान सदन में वित्त मंत्री के तौर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा पेश किए गए बजट पर चर्चा के दौरान बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024 में आज पहली बार सदन में बोल रहा हूं। मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हम सब की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा इसी वर्ष 22 जनवरी को युग पुरुष, विश्व श्रेष्ठ नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुई। मैं कहना चाहता हूं कि कण कण में जो राम बसे उन्हें अयोध्या लाए हैं। राम जी की कृपा हुई तो राम अपने घर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष सुन लो अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2024-25 का प्रदेश का बजट जन कल्याणकारी, युवा हितैषी, किसान और कृषि के उत्थान तथा देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले जवान के हित का बजट है। जिस तरह का बजट माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्त मंत्री के तौर पर पेश किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तथा प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किसान की आय दुगनी करने के लिए वचनबद्ध है। मत्स्य पालन, बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा या फिर किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने जैसी कई अहम निर्णय हैं जो हमारी कृषि व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। उसी कड़ी में कृषि, किसान, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्मिंग की मजबूती प्रदान करने के ये बजट तथा किसान समृद्धि योजना, भावांतर भरपाई, ब्रिटिश शासन के समय से चले आ रहे नहरी पानी के अभियान को सदा के लिए खत्म करना और पैक्स के माध्यम से लिए गए किसान के ऋण को ब्याज तथा पेनल्टी को समाप्त करना, इस बात को साफ उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान और किसानी के उत्थान के लिए
ऐतिहासिक कदम उठा रही है। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2024-25 का बजट आधुनिक भारत को निर्माण में हरियाणा का योगदान मील का पत्थर साबित होगा और देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को अनुरूप विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सार्थक सिद्ध होगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये केवल बजट नहीं है बल्कि भविष्य के हरियाणा के अमृतकाल का विजन पत्र भी है। ये प्रदेशवासियों को नई ऊर्जा देने वाला स्पर्शी और सर्व समावेशी बजट है। सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशी बजट है। आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में ये अहम योगदान देगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा को नई तकनीक से जोड़ने के लिए इस बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं। कोरोना से प्रभावित हुए मध्यम छोटे उद्योगों को मदद जैसे निर्णयों में एमएसई एमई सेक्टर मजबूत होंगे जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। बजट में कोई भी अतिरिक्त कर ना लगा करके किसान से लेकर मजदूर, बुजुर्गों से युवाओं, वेतन भोगियों से लेकर अपना व्यापार करने वाले तक सभी